ओके, तो अभी टंग आज का टॉपिक है। हमने आपको डेफिनेशन लिख के रखी है। आप पहले एक चीज़ समझ लो, आप एग्ज़ाम गोइंग जो भी स्टूडेंट है उसमें हम जो टॉपिक शुरू करते वो कौन से क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है ये हम आपको बताते। तो जो भी पर्सन पेपर निकालता है वो सब तरफ से सोच के पेपर निकालता है कि भाई कुछ 100 बच्चे रहते, उनके भी हिसाब से क्वेश्चन डालना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते कि जो बहुत कम बच्चे लिख सकते, मतलब थोड़ा हार्ड भी टॉपिक आने को होना, क्योंकि उसका भी खुद का इम्पोर्टेंस उसको रखते आने को होना। और कुछ क्वेश्चंस कम लिखने के बाद मार्क ज़्यादा मिले, और कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंथ ज़्यादा है, बहुत लिखना पड़े तो मार्क्स कम मिले। तो पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, बाद में टंग, ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस है कि तुमको 15 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन से हिसाब से ये परफेक्ट बैठते। जैसा आई बॉल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आ सकता ना, क्योंकि कितना बड़ा टॉपिक है। ईयर नहीं आ सकता, कितना बड़ा टॉपिक है। 15 मार्क के लिए कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के कोई भी रूल्स स्टूडेंट के लिए ही बनाए हैं। यूनिवर्सिटी चाहती नहीं कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाए। इस वजह से सब तरीके से सोच के, तो टंग को पढ़ते समय आपके दिमाग में एक पहले क्वेश्चन आने को ना कि टंग आया तो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही आएगा। पैरोटिड ग्लैंड आई, थायराइड ग्लैंड आई तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही आएगा। अब स्काल्प पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ईयर, आईबॉल, नोज, माउथ, फेरिंग्स। इसलिए इस पे दो टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते, या तो छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आ सकती। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जो सूट होने वाले टॉपिक है उसमें का एक टंग है। तो टंग आपको मालूम है कि टंग में बोन्स नहीं, कार्टिलेज नहीं, लिगामेंट्स भी नहीं, टेंडॉन्स भी नहीं, जॉइंट्स भी नहीं। टंग पूरी मसल से बनी है, आपके हार्ट के जैसी। दैट इज टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन which help for test, appreciation of test, आप क्या खाना खाते हो उसके लिए, बोलने के लिए, दैट इज स्पीच। खाना खाते समय आप फूड मटेरियल को मैस्टिकेशन करते, दैट इज मैस्टिकेशन और डिग्लूटेशन। जब तक के आप टंग पैलेट को टच नहीं करते तब तक के ओरल कैविटी का कंटेंट आगे नहीं भेज सकते। मतलब टंग का पैरालिसिस है तो पेशेंट मैस्टिकेशन भी नहीं कर सकेगा और डिग्लूटेशन भी नहीं कर सकेगा। आप आपके ओरल कैविटी में का सलाइवा डिग्लूट करके देखो, जब तक के टंग पैलेट को टच नहीं होती तब तक के ओरल कैविटी का कंटेंट पीछे फेंका नहीं जाता। यस और नो? और वैसे भी टंग बहुत एक्टिव रहती, एक जगह पे रुकी, ये बहुत रेयर देखने को मिलता आपको। एक जगह पे टंग रुकी, आपकी नींद में रुकती होंगी, वैसा टंग एक जगह पे रुकी, हाँ आपकी ओरल कैविटी बंद भी है तो भी अंदर से टंग की मूवमेंट शुरू रहती, क्योंकि टंग को बनाया ही उस लिए है कि आपके ओरल कैविटी के अंदर को क्लीन रखने के लिए। आपके दो दांतों के बीच में अगर कुछ फूड मटेरियल अटक गया तो टंग आपको बार बार वहां पे जाके एक्सेसिव सलाइवेशन करके बार बार वहां पे जाके क्लीन करने का सोचती। इस वजह से टंग इज द नेचुरल क्लीनर ऑफ ओरल कैविटी। पहले वो ऑर्गन के बारे में साइकोलॉजिकली आपको सोचना तो पड़ेगा कि वो ऑर्गन क्या है। दैट इज डेफिनेशन। टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प फॉर टेस्ट, स्पीच, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटेशन। बोलो, टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प फॉर टेस्ट, स्पीच, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटेशन। पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा टॉपिक सबको मालूम है क्योंकि अपना माउथ एंड फेरिंग्स टॉपिक हुआ है। टंग इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी के दो पार्ट रहते, ओरल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर।
उसमें ओरल कैविटी प्रॉपर में आपकी टंग बैठी है, आपको सबको पता है। तीसरा टॉपिक, एक्सटर्नल फीचर्स। यहां से गौर करो, टंग कोई एक बॉडी होती है, दैट इज टंग कंसिस्ट ऑफ बॉडी विथ टिप, और दूसरा टॉपिक होता है रूट। बॉडी विथ टिप एंड रूट। यहां से अभी रियल में टंग शुरू हो गया, आपको एग्जाम में लिखते समय आपको ये पूरा पिट पैट रखना पड़ेगा। ऐसा ही एक्सटर्नल फीचर आपको पेनिस में भी आएगा, पेनिस को भी बॉडी विथ टिप एंड रूट ही रहता है। वैसा टंग कंसिस्ट ऑफ बॉडी विथ टिप एंड रूट। उसमें क्या आपने बॉडी लिए, मतलब जो बड़ी टंग दिखती है आपको ओरल कैविटी में वो बॉडी है, सामने का टिप है, और नीचे का जो जाते हुए दिखता है आपको, जो हाइवाइट बोन मैंडिबल के बीच में से जाते हुए दिखता है, वो रूट होता है। दैट इज बॉडी विथ टिप एंड रूट। उसमें कि आपने अगर बॉडी लिए तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस। एक होता है डॉर्सल सरफेस, कंफ्यूजन नहीं होने देना यहां पे, जिस पर आप फूड मटेरियल रखते हो, जो बाहर से ओरल कैविटी के अंदर देखते बराबर आपको सरफेस दिखता है, जो मोस्ट ऑफ द कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो डॉर्सल सरफेस होता है, जिस पे आप फूड मटेरियल रखते हो। डॉक्टर बोलता है जबान बताओ, तो जब आप उसको टंग निकाल के बताते हो तो वो डॉर्सल सरफेस देखता है आपका। और जब आप टंग पैलेट को टच करते हो तो ये सामने के साइड की जिस टंग है, पूरी टंग तो ऊपर नहीं जाती, सिर्फ सामने के ऊपर जाती है, तो वो नीचे से जो दिखता है वो वेंट्रल सरफेस होता है। मतलब बॉडी ऑफ टंग कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। ओके, तो इसमें का आपको डॉर्सल सरफेस अभी बॉडी का शुरू करना है। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग जो होता है, वो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग आपको एक वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस नाम की सल्कस होती है, वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस नाम की एक सल्कस होती है, उस पर से आपका टंग के डॉर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब हमने क्या किया, ओरल कैविटी में से टंग ली और बोर्ड पे निकाल के बताई, बस सिंपल कंसेप्ट है। मतलब डॉर्सल सरफेस बताया। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज डिवाइडेड बाय वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस, वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस इंटू टू पार्ट, एक एंटेरियर टू थर्ड पार्ट, एंटेरियर टू थर्ड पार्ट, और ये ओरल कैविटी में रहता है इसलिए ओरल पार्ट, एंटेरियर टू थर्ड पार्ट और ओरल पार्ट, और पीछे का पार्ट ओरोफेरिंग्स के तरफ जाता, इसलिए इसको पोस्टेरियर वन थर्ड पार्ट और फेरिंजियल पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड करना है। टंग का बॉडी शुरू की, बॉडी का डॉर्सल सरफेस शुरू किया जो मोस्ट कॉन्वेक्स पार्ट है। सेंटेंस मेरे मुंह में जैसे आते वैसे आपके मुंह में भी आने को ना, वैसा का वैसा ही। डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज डिवाइडेड बाय वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस इनटू टू पार्ट्स, एंटेरियर टू थर्ड पार्ट और ओरल पार्ट, एंड पोस्टेरियर वन थर्ड पार्ट और फेरिंजियल पार्ट। अब जो वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस होती वो आपके टंग के ऊपर नहीं दिखती। आप अगर टंग निकालेंगे और आप सोचेंगे घर पे जाके हम टंग देखते मिरर में और हम देखते सल्कस टर्मिनालिस कहाँ है, वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एकदम माइल्ड होती है और उसके बीच में एक फोरामेन होता है, वो फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन सिकम। ये फोरामेन सिकम एक ऐसा है जहां से आप इंट्रायूटेरन लाइफ में थे तो यहां से आपकी थायराइड ग्लैंड डेवलप होती है। मतलब अगर ये ऐसी टंग बताएंगे और ये टंग का जो वी शेपेड सल्कस टर्मिनालिस है उसके बीच में फोरामेन सिकम रहता,
मतलब फोरामेन सिकम से एक छोटा सा लोब नीचे गिरता और बराबर C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा के पास आ गई कि वो बटरफ्लाई शेपेड वो डक्ट खुल जाती और वही आपकी थायराइड ग्लैंड रहती। समझ में आया क्या? मतलब ये एक बात अच्छे से समझ लेना, थायराइड ग्लैंड डेवलप फ्रॉम फोरामेन सिकम, थायराइड ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द टंग। कुछ लोगों की थायराइड ग्लैंड फोरामेन सिकम से नीचे तो आती, लेकिन पूरी नीचे यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ नेक तक के नहीं आती। कुछ लोगों की थायराइड ग्लैंड टंग के नीचे ही रहती, उसको लिंगुअल थायराइड बोलते। ओके। और कुछ लोगों की थायराइड ग्लैंड टंग से पूरी डिसेंड हो जाती, मैन्यूब्रियम स्टर्नम के पीछे तक के आती, क्योंकि प्री ट्रकियल फेशिया, मैंने बताया था आपको, द होल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्री ट्रकियल फेशिया इज दैट इट सस्पेंड द थायराइड ग्लैंड इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो कुछ लोगों का प्री ट्रकियल फेशिया डेवलप नहीं होता, तो उनकी थायराइड ग्लैंड स्टर्नम के पीछे आती, उसको मीडियास्टिनल थायराइड भी बोलते हैं। मतलब लिंगुअल थायराइड एंड मीडियास्टिनल थायराइड। वो बातें सब छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, फोरामेन सिकम आपके सल्कस टर्मिनालिस के सेंटर पे रहता है, वहां से ही आपकी थायराइड ग्लैंड डेवलप होती है। ओके। दूसरी बात, अगर आपके डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली सल्कस टर्मिनालिस कितना भी माइल्ड हो, आपको आंखी से दिखती नहीं, लेकिन हाथ अगर घुमाया तो आपकी उंगलियों को भी लगती नहीं, क्योंकि टंग के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का कोटिंग होता है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन के कोटिंग के अंदर आपकी मस्कुलर टंग होती है और उसके ऊपर वो सल्कस टर्मिनालिस होता है। ओके। तो यहां से शुरू किया, दैट इज बॉडी ऑफ टंग कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग is divided by V-shaped sulcus terminalis into two parts, anterior 2/3 part or oral part and posterior 1/3 part or pharyngeal part. ओके। कोई डाउट है? देखो, चलो आगे चलो। ओके। अब इधर देखो, आपकी एक साइड से अगर टंग निकाल के बताए, ऐसा सोचो कि मैंने एक साइड से टंग बताया, ये डॉर्सल सरफेस है ऊपर का, ये नीचे का वेंट्रल सरफेस है, ये यहां से हम रूट बताएंगे, ये सल्कस टर्मिनालिस बताया। तो आपकी डॉर्सल सरफेस का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग रहता, इसको कवरिंग करता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती, इस पे कोनिकल प्रोजेक्शंस रहते, और ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन रहते, ये कोनिकल प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे आपको। ये सरफेस ऑफ टंग है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन है। कोनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग इज कॉल्ड एज पैपिला। और ये जो पैपिला होता है, इसमें सल्कस टर्मिनालिस के सामने आप ये ऊपर से टंग देख रहे हैं, मतलब पैपिला ऐसा आया हुआ दिखेगा। वो एक साइड में मैंने कोनिकल प्रोजेक्शन बताया। तो ये जो पैपिला होते हैं, ये पैपिला सबसे बड़े होते हैं, ये पैपिला को बोलते हैं वैलेट पैपिला। क्या म्हणतात? वैलेट पैपिला। लार्जेस्ट पैपिला जो होते हैं, इसको बोलते हैं वैलेट पैपिला। सल्कस टर्मिनालिस के सामने कोनिकल प्रोजेक्शन वाले सबसे बड़े पैपिला होते हैं, उनको व्हॅलेट पैपिला बोलते हैं। व्हॅलेट पैपिला आपल्या शरीरात कळू चव नेतात, कळू आणि तुरट चव नेण्यासाठी ते मदत करतात। जसं एखाद्या वेळेस आपण एकदम कच्चं फळ खाल्लं, बरोबर आहे, कच्ची आंबा खाल्ला म्हणजे कैरी खाल्ली किंवा चिंच खाल्ला, किंवा आपण तर त्या कंडिशनमध्ये जे आपली पूर्ण जीभ अशी एकदम मोमेंट केल्यासारखी वाटते, ट्विस्ट झाल्यासारखी वाटते, कारण कळू आणि तुरट चव नेण्याचं काम व्हॅलेट पैपिला करत असतात। व्हॅलेट पैपिलाच्या पुढे गेल्यावर जे लॅटरल बॉर्डर आहे आपल्या टंगची, जी आपली टंगची लॅटरल बॉर्डर नेहमी गमला आणि टीथला अटॅच असते, किंवा गम आणि टीथला फ्रिक्शन करत असते किंवा टच होत असते, याला म्हणत असतात फंगीफॉर्म पैपिला। व्हॅलेट पैपिला, देन फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला सॉल्टी टेस्ट नेत असते, म्हणजे खारट आणि आंबट चव नेण्याचं काम हे कळू आणि तुरट चव नेत असते मोस्टली। फंगीफॉर्म पैपिला आंबट
आणि सॉल्टी टेस्ट नेत असते. आणि मधात व्हॅलेट पॅपिला, फंगीफॉर्म पॅपिला आणि मधातल्या पार्टमध्ये फिलीफॉर्म पॅपिला असतात. हे जे फिलीफॉर्म पॅपिला असतात हे तुम्हाला गोल्ड चवणीत असतात. अब ये 3 किस्म के पैपिला है. आप देखो अभी तक के आपने कितने किस्म के फूड मटेरियल खाए होंगे. ऐसा बोले जाता कि पूरे वर्ल्ड में 56,000 टाइप्स ऑफ डिशेस आर प्रेजेंट. सब आ गए उसमें. चाइनीज आ गए, इंडियन आ गए, महाराष्ट्रियन आ गए, पंजाबी आ गए, अमेरिकन आ गए, क्या क्या जो भी जितने भी डिशेस है 56,000 टाइप्स ऑफ डिशेस. तो इतनी सारी डिशेस बनाई, मतलब उसमें हर इसमें टेस्ट तो अलग अलग ही है. तो ये पूरी की पूरी टेस्ट आपको ये 3 पैपिला ही लेके जाते हैं. वैलेट पैपिला, फंगीफॉर्म पैपिला एंड फिलीफॉर्म पैपिला. एक चीज़ सिर्फ समझ में ले लेना, ये मैंने आपको बताया कड़ू यानी तुरट चव. ओके, ये सॉल्टी और खट्टी चीज़ें और ये मीठी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मिक्स होते होते आपको इतनी सारी किस्म की टेस्ट आ जाती. एक चीज़ समझ लेना, टेस्ट में जो तेज आप खाते हो वो तेज टेस्ट में नहीं आता. फूड मटेरियल में तेज नहीं आता, समझा? क्योंकि जो मिर्ची होती है कैप्सिकम, उसमें जो भी पॉइजन ही बोलेंगे अपन 2 मिनट के लिए, वो पॉइजन को आप एडिक्ट हुए हुए हो, इसलिए आपको तेज अच्छा लगता है. लेकिन तेज कोई भी टेस्ट नहीं होती. तेज एक इरिटेशन होता है. इरिटेशन होता है मतलब आँखी में भी आपको अगर मिर्ची डाली तो भी तेजी लगेगा, नाक में भी मिर्ची डाली तो भी तेजी लगेगा, बॉडी पे कहीं पे भी मिर्ची लगी तो भी आपको इरिटेशन ही होएगा. इसका मतलब कि आँखी में भी पैपिला है कि नोज़ में भी पैपिला है. वो एक किस्म का पॉइजन है जो आपके टंग के ऊपर टच होते बराबर आपको इरिटेशन करता है, और इरिटेशन को आप एडिक्ट हुए हुए हैं. इसलिए आपको बिना तेज कोई अच्छा नहीं लगता. नहीं तो टाइगर, लायन, चिंपैंजी, गोरिल्ला कोई तेज नहीं खाते. कुछ कुछ लोगों का कहना रहता है कि मिर्ची में कैल्शियम है, ये है, वो है, वो है. वो सब बातें अलग है, समझा? अब ये जो पैपिला होते हैं, ये पैपिला के नीचे आपके रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर से आपकी नर्व निकलती है. मतलब ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर को बोलते हैं टेस्ट बड. ये टेस्ट बड, जब भी आप ओरल कैविटी में कुछ भी फेंकोगे वो सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा में मिक्स होने के बाद में पैपिला के ऊपर के मुंह में से अंदर आएगा, फिर रिसेप्टर सेंसेशन लेगा और नर्व को देगा, और फिर आपको परसेप्शन होएगा कि आपने कौन सा फूड खाया है, वो फूड की टेस्ट क्या है. समझा? दैट इज बॉडी चालू की. एक्सटर्नल फीचर में बॉडी कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस. डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज डिवाइडेड बाय वी शेपेड sulcus terminalis into 2 parts. Anterior 2/3 part or oral part, posterior 1/3 part or pharyngeal part. Anterior 2/3 part of tongue is covered by mucous membrane. Conical projection present on the surface of mucous membrane are called as papilla. There are 3 types of papilla: violet papilla, fungiform papilla and filiform papilla. Posterior 1/3 part or pharyngeal part of tongue does not contain papilla. इस पे कोई भी पैपिला नहीं होता, इसलिए तुम्हारे टंग के पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में टेस्ट का परसेप्शन नहीं होता. आप देखो, जब भी आप दवाई लेते हो, कड़ू दवाई लेते हो, तो आप पहले पीछे गोली रखते हो और पानी पी लेते हो, मतलब वहाँ पे टेस्ट नहीं रहती. समझा? अगर उसमें का कोई भी टैबलेट का एक आधा टच आपके सलाइवा में हो गया और वो सलाइवा सामने आई, तो फिर ये आपको वो उसकी टेस्ट लेके जाएगा. अदरवाइज पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग डज नॉट कंटेन पैपिला. समझा? अब आपको एक चीज़ हमने इसके पहले लैरिंग्स में बताई थी कि आपकी अगर हेडनेक फेस अगर निकाल के बताया, तो ये हेडनेक फेस में आपको यहाँ पे हम अभी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं टंग. ये डॉर्सल सरफेस है, ये नीचे का वेंट्रल सरफेस है, यहाँ पे हाइवाइड बोन है, और यहाँ पे आपका लैरिंग्स का थायराइड कार्टिलेज है, और थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये ट्रकिया है. लेकिन
आपके लैरिंग्स का एक थर्ड लिप शेपेड अनपेयर्ड कार्टिलेज होता है, उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। तो ये जो आपकी थायराइड, ये जो आपकी लैरिंग्स है, इसके ऊपर के कंपार्टमेंट में एक एपिग्लॉटिस नाम का टॉपिक होता है। ये एपिग्लॉटिस आपके टंग को अटैच होता है, 2 फोल्ड से अटैच होता है। मतलब आपकी जो टंग का पीछे का पार्ट है, उसके ये कंपार्टमेंट में एपिग्लॉटिस और टंग को जोड़ने के लिए 2 फोल्ड होती है और एक बीच में एक फोल्ड होती है। समझा? तो ये जो 2 फोल्ड होती है इसको बोलते हैं टू लैटरल, बोलो, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। क्या बोला? टू लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और सेंटर वाली जो होती है उसको बोलते हैं सिंगल मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। सिंगल मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। इसलिए पोस्टेरियर 1/3 पार्ट और pharyngeal part of tongue is attached to epiglottis by 2 fold, 1 median glossoepiglottic fold and 2 lateral glossoepiglottic fold। आपकी जो मीडियन ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड होती है, ये मीडियन ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड के आजू बाजू का जो पार्ट होता है उसको वैलिकुलाय बोलते हैं। वैलिकुलाय याद है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता, सिर्फ एमसीक्यू कभी आया तो देख लेना। और ये जो वैलिकुलाय होता है और ये लैटरल ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड होता है, यहाँ पे एक छोटा सा फोसा डेवलप होता है। ये फोसा को बोलते हैं पायरिफॉर्म फोसा, दैट इज पायरिफॉर्म फोसा और वैलिकुलाय। ये टॉपिक अटेंड करना है, याद आता है एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से एक एक सेंटेंस उसके बारे में लिख लाना। फिर से एक्सटर्नल फीचर में बॉडी टंग कंसिस्ट ऑफ बॉडी विद टिप एंड रूट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 surfaces, dorsal surface and ventral surface. Dorsal surface of tongue is divided by V-shaped sulcus terminalis into 2 parts, anterior 2/3 part or oral part, posterior 1/3 part or pharyngeal part. Anterior 2/3 part of tongue is covered by mucous membrane. Conical projection present on the surface of mucous membrane are called as papilla. There are 3 types of papilla: valid papilla, fungiform papilla and filiform papilla. Posterior 1/3 part of tongue does not contain papilla. Posterior 1/3 part of the tongue is attached to epiglottis by 2 fold, median glossoepiglottic fold and 2 lateral glossoepiglottic fold. समझा? आपकी टंग हाथ को लगाए तो स्मूथ लगती, लेकिन उस पे बारीक बारीक पैपिला है। अगर आपको पैपिला का परसेप्शन देखना है, टच करना है, तो तुम काऊ की टंग को हात लगा के देखो। जेव्हा आपण गाईच्या जिभेला हात लावतो तेव्हा आपल्या हाताला एकदम ती घासल्यासारखी होते, घर्षण झाल्यासारखी होते, क्योंकि उनको हाथ नहीं है, हाथों को उंगली नहीं है, कुछ भी लेके वो ओरल कैविटी में डाल नहीं सकते, कुछ अटका तो निकाल नहीं सकते। उनके पैपिला ही इतने स्ट्रांग रहते कि कोई भी ड्राई सब्सटेंस भी वो खाते हैं तो भी उनकी बारीक सिलक भी उनके टंग में नहीं जाती, क्योंकि उनके पैपिला ही उतने स्ट्रांग रहते हैं। समझ में आया? लोअर एनिमल्स नेचुरल फूड खाते हैं, अपन नेचुरल फूड नहीं खाते। अपन अपने टंग को जो अच्छा लगता है वो बना के खाते, वो नेचुरल फूड खाते हैं। इसलिए उनको खाते समय कभी फास्ट भी खाने का काम पड़े तो भी उनके ओरल कॅव्हिटी में, समजा आता ओरल कॅव्हिटीमध्ये ज्वारीचा धांडा जर ती खाऊन राहिली तर त्याची शिलक तिच्या जिभेत रुतेल का, त्याच्यासाठी त्यांना स्ट्रॉंग पॅपिला दिलेले असतात। समजून राहिलं? यस, ओके। अभी आपको पढ़ना है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग अगर देखना है तो आपको ये जो टंग है, ये टंग पैलेट को चिपकाना पड़ेगा, और पैलेट को चिपकाया तो आपको पता चलेगी जैसी बाहर पूरी टंग निकलती वैसी पूरी की पूरी टंग ऊपर टच नहीं होती, सिर्फ यहाँ की टंग ऊपर टच होती, मतलब यहाँ से आपके रूट निकले हुए हैं। ये जो नीचे का पार्ट है वो आपका रूट ऑफ द टंग है। आप डिसेक्शन करते समय टंग को ऊपर खींच के रखना फोर्सेप में लेके, और नीचे डीपली एक ब्लेड मारना, फिर आपका टंग का रूट काटेंगे आप, तो फिर टंग का वेंट्रल सरफेस भी पूरा दिखेगा। अपने बॉडी में टंग अगर ऊपर लगाई तो सिर्फ एंटेरियर 2/3 पार्ट दिखेगा, पोस्टेरियर 1/3 पार्ट से रूट्स निकलेंगे,
जो आपके हाइवाइड बोन को जाके अटैच हो जाएंगे, बॉडी ऑफ मैंडिबल के बीच में से जाएंगे, हाइवाइड बोन को अटैच हो जाएंगे। तो फिर अभी आपको टंग निकालना है वेंट्रल सरफेस से। तो वेंट्रल सरफेस से टंग निकालते समय आप पैलेट को टंग टच करना। ये वेंट्रल सरफेस की टंग अगर निकाली तो ये आपकी वेंट्रल सरफेस सिर्फ एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की दिखेगी आपको। ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है, इतना पार्ट ही सिर्फ ऊपर जाएगा, पीछे का पार्ट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यहां से आपके टंग के रूट्स निकलेंगे और ये रूट्स बॉडी ऑफ मैंडिबल से बीच में जाके नीचे हाइवाइड बोन को जाके अटैच हो जाएंगे। ये हाइवाइड बोन को अटैच हो जाएंगे। ओके। और वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो यहां पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन आपके गम के साथ अटैच मिलेगी। जैसा मैंने आपको माउथ एंड फेरिंग्स में पढ़ाया था ओरल कैविटी में कि लिप्स आर टाइटेंड विद द गम बाय फ्रेनुलम, वैसा वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग भी गम को अटैच है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। दैट इज ये जो टॉपिक होता है ये तुम्हारे टंग में भी पाया, ये आपने लिप्स में भी पाया, और मेल में पेनिस पे भी आप देखेंगे। पेनिस के ऊपर जो मोहेबल स्किन होती है जिसको प्रीप्यूज बोलते हैं या फोर स्किन बोलती है, वो प्रीप्यूज जो होती है वो पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में पेनिस के दो टिश्यू को अटैच होती है, बल्बस स्पॉन्जियोसस को अटैच होती है, उसको भी फ्रेनुलम बोलते हैं। दैट इज वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज टाइटेंड विद द गम बाय फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज फ्रेनुलम। और फ्रेनुलम के बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेज्ड हुई हुई दो टॉर्चियस ऐसी वेन मिलेगी, और ये जो वेन रहती इसको बोलते डीप लिंगुअल वेन्स। क्या बोलते? डीप लिंगुअल वेन्स। इसी के साथ डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस हो गया आपका। अभी आपको बॉडी विथ टिप एंड रूट है, इसमें से हम अभी आपको रूट बताते। रूट में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना है। रूट ऑफ द टंग अराइजेस फ्रॉम पोस्टेरियर 1/3 पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। समझा? नहीं समझा? इधर देखो, ये डॉर्सल सरफेस है, इसका ये एंटीरियर 2/3 पार्ट है, ये पोस्टेरियर 1/3 पार्ट है, और ये वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस का एंटीरियर 2/3 पार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन पोस्टेरियर 1/3 पार्ट से रूट्स निकलेंगे। दैट इज रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम पोस्टेरियर 1/3 पार्ट ऑफ वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, passes between the body of mandible and inferiorly it is attached to hyoid bone. Okay? Yes or no? मतलब अभी आपका रूट भी हो गया, अभी आपका सिर्फ टिप बाकी है। ओके? अच्छे से सुनो। आपका टिप ऑफ टंग नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आप अगर बैठे हो, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, सोचते समय भी थोड़ा शांत होकर सोचना पड़ेगा। अपन वो टॉपिक के बारे में देख रहे हैं जो टॉपिक कभी एक जगह पे रुका कि नहीं रुका दिखाई नहीं अपने को कभी। टिप ऑफ द टंग नॉर्मल बॉडी में कहाँ पे रहता है? अगर आपकी माउथ बंद है, आप कुछ भी बोल नहीं रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर के जो इनसाइडर है, अपर इनसाइडर, उसको अपना टंग का टिप अटैच रहता क्या? जब आपका बोलना बंद रहता, मुंह बंद रहता, तब आपका टिप ऑफ टंग इनसाइडर के पोस्टेरियर सरफेस पे अटैच रहता क्या? नहीं। आपका टिप ऑफ टंग पैलेट को टच रहता क्या? नहीं। और आपका टिप ऑफ टंग फ्लोर ऑफ माउथ में अटैच रहता क्या? नहीं। टिप ऑफ टंग ऐसा एकदम ऐसा हवेत असतो, एयर में रहता, किसी को टच नहीं होता। 1 to 2 mm पोस्टेरियर टू अपर इनसाइडर रहता। कब? जब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में। समझो, ऐसा सोचो, एक आदमी बैठा है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में बैठा है, और वही कंडीशन में उसकी नेचुरल डेथ हो गई।
मरते समय उसके पास कोई नहीं था, उसने किसी के साथ बात नहीं की, उसका मुंह बंद का बंद रहा, उसकी डेथ हो गई। एनाटॉमिकल पोजीशन में था, बिल्कुल वैसा ही उसकी डेथ हो गई, तो उसका टिप ऑफ टंग कहां पाएंगे? दैट इज टिप ऑफ टंग प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द अपर टू इंसाइजर, नॉट अटैच टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आप भी आपके ओरल कैविटी में आपने एक्सप्लेन करते समय सोचा होगा कि मेरा टिप ऑफ टंग कहाँ है, आपका उसके तरफ ध्यान गया कि वो इधर उधर टच हो जाता। अदरवाइज नॉर्मल पोजीशन में वो जो टिप ऑफ टंग रहता वो अपर टू इंसाइजर के जस्ट बिहाइंड रहता। समझा? यस और नो? ओके। इसी के साथ आपका एक्सटर्नल फीचर ऑफ टंग कंप्लीट हुआ। Tongue is the muscular organ which help for taste, speech, mastication and deglutition. Position tongue is present in oral cavity proper. External feature से real tongue ध्यान में रखना है। Tongue consists of body with tip and root. Body consists of two surfaces. बोलो, dorsal surface and ventral surface. Dorsal surface of tongue is divided by V-shaped sulcus terminalis into two parts. That is anterior 2/3 part or oral part, posterior 1/3 part or pharyngeal part. Anterior 2/3 part of tongue is covered by mucous membrane. Conical projection present on the surface of mucous membrane are called as papilla. There are three types of papilla. Valid papilla are the largest papilla. Fungiform papilla are the larger papilla. Filiform papilla are the smallest papilla. आपके ओरल कैविटी में अगर मैं शक्कर फेंकूं तो बराबर आप पूरी मुंह में स्कैटर्ड हुए हुए शक्कर के दाने टंग के बीच में लेके फिर उसको चूज करेंगे, मतलब स्वीट का टेस्ट मारते। अगर आपके ओरल कैविटी में मैं नमक फेंकूं तो आप बीच में लेके नहीं चूसोगे, बराबर आजू बाजू में आपकी टंग इरेगुलर मूवमेंट करेगी। इसका मतलब टेस्ट, स्वीट टेस्ट के लिए आपका ये पैपिला होता है। आप चॉकलेट भी खाते हो तो बीच में लेके ही उसको चूज करते हो, इसका मतलब फिलिफॉर्म पैपिला स्वीट टेस्ट लेता है। समझा? यस और नो? अभी इसके बाद का टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे लिखते नहीं। टंग पहले ही इसमें लिखा टंग मस्कुलर ऑर्गन है, तो टंग में दो किस्म की मसल होती है। एक जो मसल से टंग खुद बनी है उसको इंट्रिंसिक मसल बोलते हैं, और जो टंग को हिलाती है, कभी डॉर्सल सरफेस कॉनकेव होता है, कभी डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होता है, कभी टंग की ब्रेथ बढ़ती है, कभी टंग की ब्रेथ कम होती है। आप बोलते हो, खाना खाते हो, जो जो मोमेंट आप ओरल कैविटी से करते हो उसमें टंग का शेप हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए टंग हलती भी है। टंग को हलाने के लिए एक्सट्रिंसिक मसल होती है। मतलब तुमने अगर टंग लिए और उसको बारीक 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 काटते गए तो आप टंग की इंट्रिंसिक मसल काट रहे हो। ये समझो टंग है, ये पूरी इंट्रिंसिक मसल से बनी है, लेकिन कभी कभी मैं टंग को प्रोट्रूड करता, मतलब बाहर निकालता। दैट इज ओरल कैविटी से टंग बाहर आती है, उसको प्रोट्रूजन बोलते। कभी कभी टंग ओरल कैविटी के पीछे के कंपार्टमेंट में अपन लेते, उसको रिट्रैक्शन बोलते। कभी कभी टंग एलिवेट भी होती है, ऊपर जाती है, कभी कभी टंग डिप्रेस करते हैं। मतलब ये चार मोमेंट होती है टंग की, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, बोलो प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, बोलो एलिवेशन, डिप्रेशन, बोलो डिप्रेशन, बाहर आई तो प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, बोलो प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन। समझा? तो तुम्हारे टंग को हलाने वाली जो मसल होती है उसको एक्सट्रिंसिक मसल बोलते हैं, जिससे टंग बनी है उसको इंट्रिंसिक मसल बोलते हैं। और दोनों भी मसल चार चार होती है, इसलिए आपको अभी ये एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल हमको पढ़ाना है। दैट इज ये टॉपिक कभी से नहीं भूलना है एग्जाम में। पेपर चेक करने वाला आपका पेपर देखते समय वो यही देखेगा कि इसने मसल लिखे कि नहीं। मसल्स ऑफ टंग, तो मसल ऑफ टंग में पहली मसल पहले अपन लिखेंगे एक्सट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल में
जीनियोग्लॉसस, हर वर्ड में ग्लॉसस वर्ड आएगा, मतलब टंग आएगा। जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, नाम में ही ओरिजिन इंसर्शन दिखेगा। जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। ये एक्सट्रिंसिक मसल है, जूम कर त्याला। अब इंट्रिंसिक मसल, जिससे आपकी टंग बनी है, उसको इंट्रिंसिक मसल बोलते हैं। ये भी चार रहती। ये जो मसल है, इसमें पहली सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल एंड वर्टिकल मसल। सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, inferior longitudinal muscle, transverse muscle and vertical muscle। अब ये मसल की आपको एक्शन लिखना है। ओके, तो आपने अभी सब जनों ने मेरे तरफ अच्छे से गौर करना, मैं क्या बता रहा अच्छे से सुनना। माझ्या हातावरही व्हिडिओ घ्यायचा ते आता। ओके, खाली येऊ दे आणखी। इधर देखो, मेरे तरफ देखो सब जान। ये आपका टंग का डॉर्सल सरफेस बताया मैंने। अब मेरे हाथ में तो मेटाकार्पल्स है, फैलेंजियस है, मतलब अंदर बोन है, बोन को चिपका के लिखने के लिए लिगामेंट है। टंग में तो कुछ भी नहीं, ये टंग की इमेजिन करो। इसमें बोन, अभी इसमें बोन है क्या? नहीं। कार्टिलेज, टेंडन, जॉइंट्स, 100% ये मसल है। ऐसा सोचो मैंने ओरल कैविटी की टंग निकाल के आपको बताई। अब ये टंग जिससे बनी है वो एक्सट्रिंसिक मसल, इंट्रिंसिक मसल है। ओके, तो आप पहली चीज एक समझ लो, टंग को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। बॉडी सिमेट्रिकल है तो टंग भी सिमेट्रिकल है। ये डॉर्सल सरफेस बता रहा मैं आपको। तो सुपेरियर मतलब ऊपर से, और लॉन्जिट्यूडनल मतलब जो लूप मार के आते, तो ये सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल के फाइबर है। ये सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल ऊपर से दौड़ेंगे, ये सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल। डॉर्सल सरफेस पर ऐसा एक साइड से देखे तो ये ऐसे ऊपर से दौड़ेंगे टंग के अंदर, टंग बनाते समय। समझा? अब ऐसा सोचो, एक सेकंड आएगा कोई तो भी पढ़ाते समय कि जिसमें आपको क्लिक हो जाएगा मेरे को क्या बोलना है। अच्छी तरीके से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो मेरे तरफ। ये मैंने पेन लिया, ये पेन मैंने पूरे सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल के नीचे 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 से डाला। अब आप समझ सकते हो सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल के फाइबर मेरे पेन के ऊपर से गए। ये डॉर्सल सरफेस है, अच्छी से पहले समझ लो। ये डॉर्सल सरफेस पर मैंने सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल के फाइबर बताए, वो फाइबर के नीचे से पेन डाला, मतलब पेन के ऊपर से फाइबर गए। अभी अगर मैं पेन को पकड़ू और खींचू, 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 छोड़ू, 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 मतलब सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल तुम्हारे डॉर्सल सरफेस को कॉन्केव करता है। यस, दैट इज सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्केव। सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक
द डॉर्सम मतलब डॉर्सल सरफेस, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्केव, ये वाली मसल। अब इसी तरह से नीचे से भी फाइबर है, वो इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल है, उसमें मैंने नीचे से पेन डाला और पेन को नीचे खींचा, नीचे खींचा, नीचे खींचा, नीचे खींचा, तो तुम्हारी डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके, मतलब इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्वेक्स, ये एमसीक्यू आते हैं। सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्केव, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्वेक्स। अब तुमको मैंने सेंट्रल से टंग बताई थी ऐसी, तो इधर ट्रांसवर्स मसल भी है, ऐसी ऐसी जा रही, और इधर से इधर भी है, ये ट्रांसवर्स मसल है। यस और नो, समझा कि नहीं? हाँ, मतलब सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल ऊपर से फाइबर जाते हैं, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल नीचे से जाते हैं, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स, इधर से भी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। अब दो पेन लूंगा मैं, और दो पेन, एक इधर पेन डालूंगा, एक इधर पेन डालूंगा, ये फाइबर ये पेन पर से ऐसे जाएंगे, ये फाइबर ये पेन पर से ऐसे जाएंगे, और दोनों भी पेन ऐसे किए, ये टंग की मेरी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये दोनों भी पेन अगर ऐसे रखे और दोनों भी पेन को ऊपर खींचू खींचू खींचू, दैट इज ट्रांसवर्स मसल डिक्रीज द ब्रेथ। इजंट इट सो? यस और नो? हाँ, दैट इज ट्रांसवर्स मसल क्या करती है? ट्रांसवर्स मसल डिक्रीज द ब्रेथ, ट्रांसवर्स मसल डिक्रीज द ब्रेथ। अब आप ऐसा भी सोचो कि कुछ मसल के फिलामेंट खड़े भी है, ऐसे खड़े टंग में, ये खड़े दिख रहा है आपको? वर्टिकल मसल्स है, समझ सकते हो? यस और नो? हाँ, अभी थोड़ा सा गौर करो, दिल में से यस ऐसा आने को ना आपको, तो मैं समझूंगा आपको समझा करके। देखो, ये ट्रांसफर फाइबर थे, ये ट्रांसफर फाइबर थे, इसमें बीच में दोनों में पेन डाला, ये फाइबर को मैं जब पेन उठाया 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 उठाया, तो ट्रांसवर्स मसल की लेंथ कम हो गई। यस, ये डिक्रीज द ब्रेथ। अब ये जब डिक्रीज हुई तो ये वर्टिकल मसल जो थी ये भी खींच गई होंगी। अब अगर मैं ये वर्टिकल मसल के फिलामेंट को ऐसा दबाऊं, इसको दबाऊं, तो ये इंक्रीज द ब्रेथ। फिलामेंट ऐसे थे, उसको दबाए तो वो फूल जाएंगे। Isn't it so? हाँ, मतलब वर्टिकल मसल इंक्रीज द ब्रेथ, वर्टिकल मसल इंक्रीज द ब्रेथ। बताओ, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्केव, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्वेक्स, ट्रांसवर्स मसल डिक्रीज द ब्रेथ, वर्टिकल मसल इंक्रीज द ब्रेथ। बोलो, सुपेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्केव, इंफेरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल मेक द डॉर्सम कॉन्वेक्स, ट्रांसवर्स मसल डिक्रीज द ब्रेथ, वर्टिकल मसल इंक्रीज द ब्रेथ। ओके, ये आप खाना खाते समय, बोलते समय, हंसते समय आपके टंग के शेप अलग अलग होते हैं। कभी आप सीटी बजाते हो, सीटी बजाते समय तो टंग का डॉर्सल सरफेस कॉन्केव करते हो। यस और नो? कभी कभी आप वोमिटिंग करते हो तो आप टंग को बाहर निकालते हो, मतलब टंग का डॉर्सल सरफेस ऐसा होता है। अरे हो कि नहीं? हाँ, ओके। ओके, अभी एक्सट्रिंसिक मसल, इंट्रिंसिक मसल में कोई डाउट है? नहीं। अभी ये मसल आपके टंग की मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट के लिए टंग बाहर आती है तो प्रोट्रूजन, अंदर जाती है तो ऊपर जाती है तो नीचे जाती है तो डिप्रेशन। ओके, देखो, अपने बॉडी में का कोई भी ऑर्गन
दूसरे ऑर्गन के जगहों में जाके रहता है तो उसको हर्निया बोलते हैं। लेकिन उसको एक्सेप्शन है टंग, क्योंकि टंग खुद के घर में कभी रुकती ही नहीं। दो दांतों के बीच में गैप है, उसमें जाएंगी। एक आधा दांत पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, उसके बीच में जाएंगी, कभी ऊपर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी। मतलब टंग को वो हर्निया नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि ईच एंड एवरी कॉर्नर्स जो भी है आपके ओरल कैविटी में का, वहां तक कि वो पहुंचे। तो बोलते समय, खाते समय, पानी पीते समय, हंसते समय उसकी मूवमेंट चालू ही रहती, इसलिए आपकी ओरल कैविटी क्लीन रखती। आप अगर बहुत टाइम से कोई आदमी अगर बात नहीं की है, उसका ट्रैवलिंग कर रहा, मुंह बंद का बंद ही है, तो म्यूकोसा अंदर का जो सलाइवा होता है वो भी ठीक हो जाता है। ओरल कैविटी की स्मेल भी आ सकती है, बराबर है। इसलिए लोग जनरली डेंटल कैरीज भी ट्रैवलिंग में होते हैं, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब बात ऐसी है कि आपका रात भर टंग बंद रहती, मूवमेंट उसकी बंद रहती, इसलिए सवेरे भी आपको ऐसा लगता है कि ओरल कैविटी में जो सलाइवा है वो ठीक हो गया, हेवी हेवी लगता है। Isn't it so? Yes or no? हाँ, तो ब्रश करने से टंग का काम हल्का हो जाता, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, वो अच्छे से रात भर सो सकती। इसलिए रात में बेड टाइम में आपने ब्रश करना चाहिए, क्योंकि फिर रात भर वो टंग वैसी रहेंगी, उसको बेफालतू इम्पल्स नहीं मिलेंगे कि इधर जाके वो वहाँ पे जा, उधर जा, उधर जा, वो भी शांति से सोएगी। कुछ समझ सक रहे हो मेरी बात? यस, ओके। तो देखो अभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, आपको मैंडिबल बीच में से तोड़ के ये साइड निकाल के ये साइड का मैंडिबल अंदर से बताते हैं, समझा? ओके। तो ऐसा सोचो कि आपकी ये कॉन्डिलॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ये टेरिगॉइड फोविया, ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ये अंदर से रैमस ऑफ मैंडिबल, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल, और ये सिम्फाइसिस मेंटाई, ये आपका इंफीरियर एल्वियोलर आर्च। जॉ जॉइंट हुआ है आपका। यहां पे हमने माइलोहाइवाइड लाइन बताई थी एंटीरियर ट्रायंगल में। यस? हाँ, तो ये आपकी टंग है। मैंडिबल के ऊपर। तो ये आपका पैलेट है, हार्ड पैलेट। तो लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू मैस्टॉइड प्रोसेस, मतलब यहां पे मैस्टॉइड प्रोसेस है। तो मैस्टॉइड प्रोसेस के नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस है। जिसने पूरा पूरा पहले से अच्छा किया है उसको 1 मिनट में समझ में आता है। ये मैस्टॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये आपका टारगेट है, ये आपके लिप्स होंगे यहां पे। ओके। तो यहां पे आपका हाइवाइड बोन है, यस और नो? तो ये वेंट्रल सरफेस है टंग का, और ये वेंट्रल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट से आपके रूट्स निकले हैं। ये ऐसे रूट्स गए हुए। ये डायग्राम में किसी को डाउट है क्या, पहले बताओ? सब बॉडी के पार्ट सेपरेट कर करके मैंने एक जगह पे रखे और अरेंज करने का ट्राई किया। जो है वैसा ही है, जहां पे जो पोजीशन है वही है। ओके, थोड़ा दूर दूर किया। तो ये डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग है। ये मैंडिबल को बीच में से काटने के बाद का व्यू है। तो एक लेबलिंग नया आएगा अभी। ये बॉडी ऑफ मैंडिबल और इधर की बॉडी ऑफ मैंडिबल जो काट के रखी है, यहां पे सिम्फाइसिस मेंटा है, उसके अंदर के साइड से यहां पे एक जीनोइड ट्यूबरकल रहता। जीनोइड ट्यूबरकल। तो आ गया ज़ीनियोग्लोसस।
जिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होएगी, टंग पे इंसर्शन है। तो ये जीनियोग्लॉसस, यहां से निकलेगी मसल और टिप ऑफ टंग तक के जाएगी, जीनियोग्लॉसस। तो ये टंग, ये मसल को तुम एक्शन करने बोलेंगे तो जीनोइड ट्यूबरकल से निकली वाली मसल टिप ऑफ टंग तक के गई, वही टिप ऑफ टंग को सामने लेके जाएंगे, मतलब जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूड द टंग, जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूड द टंग। यस। तो ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, यहां से आपकी स्टाइलोग्लॉसस, ये वाली स्टाइलोग्लॉसस, ये टंग को पीछे खींचेंगे, दैट इज जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूड द टंग, तो स्टाइलोग्लॉसस रिट्रैक्ट द टंग। ओके। तो हाइवाइड बोन से टंग के तक के, हाइवाइड बोन से टंग तक के आपकी जो मसल है उसका नाम है हायोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, ये वाली, ये नीचे खींचेंगे, हायोग्लॉसस डिप्रेस द टंग। तो ये पैलेट है, पैलेट से ऊपर से आई हुई जो मसल है, ये लेटरल साइड से लेटरल बॉर्डर तक ये ऊपर उठाएगी, दैट इज पैलेटोग्लॉसस एलिवेट द टंग। जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूड द टंग, स्टाइलोग्लॉसस रिट्रैक्ट द टंग, हायोग्लॉसस डिप्रेस द टंग, पैलेटोग्लॉसस एलिवेट द टंग। इसमें सिर्फ आपकी ये वाली जो मसल है, ये वाली, यही ऊपर जा रही, बाकी सब नीचे से आ रही। जीनियोग्लॉसस भी नीचे है, हायोग्लॉसस भी नीचे है, स्टाइलोग्लॉसस भी नीचे है। तो कल एंटीरियर ट्रायंगल में हमने आपको डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में एक नर्व पढ़ाई थी जो टंग के नीचे के पार्ट को सप्लाई करते, और कल आपकी टंग शुरू होने वाली है ऐसा मैंने बोला था। वो जो नर्व है टंग के नीचे से, वो हाइपोग्लॉसल नर्व है, मतलब ये तीनों भी नीचे वाले जो भी है, ये तीनों को भी आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है, मोटर नर्व सप्लाई बोलते हैं इसको, हाइपोग्लॉसल नर्व। मतलब ऑल द एक्सट्रिंसिक मसल एंड इंट्रिंसिक मसल भी, इंट्रिंसिक 4, एक्सट्रिंसिक 4, उसमें से 8 मसल में से 7 मसल का मोटर नर्व सप्लाई, दैट इज मोटर नर्व सप्लाई of all muscles of tongue are supplied by hypoglossal nerve except पैलेटोग्लॉसस जो नर्व मसल होती है, ओके, उसका नर्व सप्लाई एक्सेसरी नर्व ऑफ फेरेंजियल नर्व, फेरेंजियल फ्लेक्सस होता है ग्लासोफेरेंजियल नर्व का, वो सप्लाई करता है। और टंग की मूवमेंट भी आ गई, टंग का शेप साइज भी आ गया, मतलब टंग इंट्रिंसिक मसल से बनी है, मतलब टंग का नर्व सप्लाई और टंग को हिलाने वाले मसल का नर्व सप्लाई वो भी आया। अगर रहता है याद तो रखो, नहीं तो सिंपल एक फंडा दे देता मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया 15 मार्क के लिए आने वाला है, तो आपको ब्लड सप्लाई, वेन ड्रेनेज, नर्व सप्लाई लिखना है। आप एक ही वर्ड ध्यान में रखो, लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन, लिंगुअल नर्व। जो
पोस्ट एमबीबीएस बच्चे होते हैं या जो एमबीबीएस में सिर्फ नर्व सप्लाई ऑफ टंग पे क्वेश्चन जिनको आता है, वो बच्चे अच्छी तरीके से सुन लो, उसके लिए ऐसा नर्व सप्लाई लिखना पड़ेगा। ये मोटर नर्व सप्लाई बताया। सेंसरी नर्व में कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, जो तुम्हारे टंग के ऊपर जो भी फूड मटेरियल रखते हो उसकी टेस्ट कैरी करने के लिए वो होती है। और एक लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ट्राइजेमिनल नर्व आपकी 5th क्रेनियल नर्व है। तो 5th क्रेनियल नर्व की 3 नर्व होती है, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। और ये मैंडिबुलर नर्व के 3 ब्रांच होते हैं, एक ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, एक लिंगुअल नर्व, एक इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। अली नाम का वर्ड ध्यान में रखना, ALI, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ये तीनों भी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व के ब्रांच होते हैं। और मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है, 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है। इसलिए टंग के ऊपर फूड मटेरियल रखे, उसका सेंसेशन परस्यू करने के लिए जो सेंसरी नर्व है उसमें लिंगुअल नर्व एंड कॉर्डा टिम्पैनी नर्व आती है। और टंग के एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल के लिए 8 में से 7 मसल को हाइपोग्लॉसल नर्व आती है, और अकेली जो होती है पैलेटोग्लॉसस उसको एसेसरी नर्व ऑफ फेरिंजियल प्लेक्सस नर्व सप्लाई करती है। तो आपको उतना ध्यान रख के, इतना माइंड को स्ट्रेस दे के 15 मार्क के लिए है, 1 मार्क देने वाला है नर्व सप्लाई हेडिंग को, बस लिंगुअल नर्व का डाल। इसलिए अभी आपका डेफिनेशन हुई, पोजीशन हुआ, एक्सटर्नल फीचर ऑफ टंग में बॉडी विथ टिप एंड रूट हुआ, फिर बॉडी का डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस हुआ, रूट भी हुआ, टिप भी हुआ, मसल ऑफ टंग भी हुए। इसके बाद का टॉपिक है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ टंग। तो सबको बच्चों को, अपने बैच के सब बच्चों को पता है कि लिंगुअल आर्टरी किसकी ब्रांच है। याद है? याद नहीं है? याद नहीं है? कौन सी? एक्सटर्नल कैरोटिड, सुप्राथायरॉइड, लिंगुअल, फेशियल। मतलब लिंगुअल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। बाद में वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज, लिंगुअल वेन, इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती। नर्व सप्लाई डिटेल में लगता है तो हमने बताया, और लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ टॉपिक अटेंड करना है तो लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व। और अप्लाइड एनाटॉमी में कैंसर ऑफ टंग इन टोबैको च्यूअर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग दैट इज ग्लॉसाइटिस। ग्लॉसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग होता है CA ऑफ टंग, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, इसलिए टंग का जो कैंसर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आता है। और पैरालिसिस ऑफ टंग, जब भी पैरालिसिस होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को निगलते नहीं आता। मालूम है, आप ICU में पेशेंट देखते हो, बेड पे सुलाया रहता है, एडजस्टेबल बेड रहता है, मतलब बराबर पेशेंट को ऐसा सेमी इरेक्ट पोस्चर में रखते हैं। खड़ा रखे तो भी एपिग्लॉटिस में आ जाए, सो के आए तो भी लैरिंग्स में चले जाए, लैरिंग्स में नहीं जाने को होना, वो फेरिंग्स में जाने को होना, इसलिए वो साइड में बराबर पेशेंट को रखते हैं, क्योंकि टंग डिग्लूट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पैरालिसिस हुआ है। यस और नो? यस। इसलिए पैरालिसिस ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड CA ऑफ टंग। ओके? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके।